हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आनुवांशिकता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, मेंडल। ठीक, इन्होंने आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात हैं? तो सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का नाम देख रहे हैं, जीवधारी का उपयोग किया था, वो गलत भी नहीं है, वो मटर था भैया। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक वंशागति का पिता कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए थे। एक था उसमें से प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित थी? तो ये थी लैंगिक जनन पर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीनोम चित्रण का संबंध इनमें से किससे है? तो ये था जीन्स के चित्रण से। ठीक है, जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीव के डीएनए में मौजूद समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं? तो ये है क्रोमोसोम। मतलब संतान में ले जाते हैं, मतलब बाबा से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स में, पेरेंट्स से बच्चों में, ऐसे आनुवांशिक जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वॉल्डेयर। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका का धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों में रूप में स्पष्ट हो जाती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियोवायरस। क्वेश्चन नंबर 7, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे सूटन एवं बोवेरी, सूटन एवं बोवेरी। क्वेश्चन नंबर 8, ज़्यादा ही गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हालांकि ज़्यादा भी नहीं है, तब भी शोर ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है, और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक यानी मोनोमर्स अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। ठीक, जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है? ठीक है, नहीं, अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में, कोशिका वाले में 44 प्लस XY और XX कर देख रहे थे, 23 जोड़ी गुणसूत्र थे, वही है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आयु और वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए। क्या बोल रहा है? जीन कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण, जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? डीएनए।
क्वेश्चन नंबर 13, प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा ने किया था। ठीक है, मैकक्लिंटॉक है उनका पूरा नाम। आप बारबरा याद रखें। तो जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत पूछा है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ सिद्धांत किसने दिया था ये बात है। तो जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा। ठीक, 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक लक्षण एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिसका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं है? तो यह है टायरोसिन। कौन कौन सा है? एडेनिन है, ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक है। गुआनिन है और साइटोसिन है, साइटोसिन। टायरोसिन नहीं है। देखिए ये तीनों अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक ये क्या है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि स्तनधारियों के शरीर में खुद ही बन जाता है, मतलब शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं का जनपत्री की भांति, अरे मतलब ये इस लाइन का मतलब यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाएं पहुंचाता है। ठीक है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और अर्थात डीएनए, और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, डीएनए आरएनए। ठीक, प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं, वही एडेनिन गुआनिन ये वाला जो था। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं में साइटोसोल में होता है तथा इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार ये चारों होता है। ठीक है, देखिए ये जो था डीएनए में बता रहा था, ओह गाड़ियाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। डीएनए में, ठीक है, और ये आरएनए में। आरएनए में क्या क्या होता है? इसमें साइटोसोल होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोस नाइट्रोजनीय क्षार कौन कौन से होते हैं? एडेनिन गुआनिन यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए भाई किसने की थी? मैं आंसर देख लेती हूँ, आप बता दीजिए तब तक। किसी ने नहीं की थी। इनका कहना है, बीपीएससी वालों का कहना है कि जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, विल्किंस, फ्रैंकलिन, इन लोगों ने डीएनए की खोज की थी। ये धारणा गलत है, यही गलत है। वस्तुतः इन्होंने क्या किया था? एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन कौन थे? फ्रेडरिक मिशर ने की थी, फ्रेडरिक मिशर। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये क्रिक एंड वॉटसन थे। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत की। बहुत सारे लोगों का नाम है। ठीक है, इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है
अच्छा ठीक है, हम ये नहीं जानेंगे, बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम होते हैं आरएनए। आरएनए राइबोसोम क्या होता है? आरएनए। देखिए ये भी आर से शुरू है और ये भी आर से शुरू है, ठीक। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान को इतने में पुरस्कार, मतलब जब इन्होंने खोज की थी तो उनको नोबेल दिया गया था। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है? क्या आप बता सकते हैं? ये है एक्सरे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। और सोचिए तब भी वो लोग डॉक्टर बनते हैं और ऐसे खतरनाक काम कर लेते हैं। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इतना हो गया। थैंक यू सो मच। चैप्टर क्लोज।